हेलो एवरीवन, वेलकम टू रौथार जी के स्टडी। वीडियो आपकी आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। जो 19 तारीख का कनिष्ठ का पेपर है और 12 तारीख का आपका जो एसआई का पेपर है, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इससे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। थोड़ी सी जुकाम बुखार के कारण थोड़ा आवाज़ में आपको परिवर्तन नज़र आएगा, लेकिन थोड़ा सा इसको इग्नोर करिएगा और अपनी पढ़ाई जारी करिएगा। और आप लोगों के लिए कंसर्न है कि थोड़ा सा ध्यान रखिए, सर्दी का मौसम है तो आप लोगों को भी ये सब हो सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए, अपना सर्दी जुकाम से बचिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला दिया है यहाँ पे अक्ष, क और श दिया है। दूसरा है त्र, त, र, ज्ञ दिया है तीसरा, और इसका दिया है कि ज और ज्ञ। चौथा दिया है श्र, श प्लस र। तो ये चारों के चारों पहले तो जान लेते हैं कि ये क्या है। तो ये संयुक्त व्यंजन है। कभी कभी भी क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि संयुक्त व्यंजन कौन से हैं या कितने होते हैं, तो आप सीधे सीधे बताएंगे कि संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। उनमें से आपका पहला अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र आ जाएगा। हो सकता है कि एक एक करके भी पूछ लिया जाता है कभी कि जो अक्ष है वो किन से मिलके बना है, किन किन व्यंजनों से, त्र किन किन से, इसलिए मैंने सारे एक ही स्लाइड में रख दिए ये। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये जो है गलत लिखा हुआ है, बाकी ये तीनों जो है सही सुमेलित हैं। अक्ष जो है इसी प्रकार दो व्यंजनों से क के नीचे हलंत और ये मूर्धन्य वाली श, इससे मिलके बना हुआ होता है। त्र हमारा त और र से मिलके बना है, और ज्ञ जो है ज और ज्ञ, ये वाला जो ज्ञ होता है ना, इससे मिलके बना है। लेकिन जो श्र है, श्र आपका बना हुआ होगा तालव्य श। जो तालव्य श होती है उसके नीचे लगाएंगे आप एक हलंत प्लस र, इन दोनों व्यंजनों से मिलके बना होता है श्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम युग में सुमेलित नहीं है। तो इसमें यह बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है तद्भव तत्सम युग। पहला है कि अहीर का आभीर, दूसरा है खुरपा का छुरप्र, और तीसरा है कहार का स्कंदभार, चौथा है भूख का भद्रक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये जो है ये सही सुमेलित नहीं है। तो जो अहीर शब्द है इसका तत्सम आभीर होगा, खुरपा का छुरप्र हो जाएगा, और जो कहार शब्द है इसका स्कंदभार हो जाएगा। लेकिन जो भूख शब्द है इसका हो जाएगा बुभुक्षा। तो कभी कभी सीधे भी पूछ लिया जाएगा, तो आप बताओगे इसका क्या हो जाएगा, बुभुक्षा। और ये जो भद्रक है फिर इसका क्या हो जाएगा, तो भद्रक का हो जाएगा भला। तो भला जो है इसका क्या है, तद्भव है, और भद्रक तत्सम हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन से हैं। पहला है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। दूसरा है क्रिया विशेषण संबंध बोधक या विस्मयादि बोधक। तीसरे हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया। चौथे हैं संज्ञा तत्सम क्रिया विशेषण या संबंध बोधक। तो पहले जान लेते हैं कि विकारी शब्द क्या होते हैं। तो विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के आधार पर परिवर्तन आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और जिनमें इनके आधार पर परिवर्तन नहीं आता है, जहाँ पे परिवर्तन नहीं आएगा उनको क्या कहेंगे, उनको कहेंगे अविकारी शब्द। तो ये कई बार पूछा जाता है कि अविकारी और विकारी शब्द क्या होते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के आधार पर जिनमें क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, उनको विकारी शब्द कहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा छात्र, छात्र को अगर मुझे बदलना है तो मैं किस में बदलूंगी, छात्रा में। तो ये शब्द परिवर्तन हो गया, चाहे वो लिंग के आधार पे हुआ, चाहे संज्ञा के आधार पर हुआ, सर्वनाम के, विशेषण के, क्रिया के, लेकिन उसमें परिवर्तन आया है, तो ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। लेकिन अगर मैंने कहा और, अब मैंने कहा इस शब्द को बदलो, तो ये कहीं भी चेंज नहीं होगा, तो ऐसे शब्द आपके अविकारी शब्द आ जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से रिश्वत शब्द का पर्यायवाची है। पहला है हुल्लड़, दूसरा है घरनी, तीसरा है उत्कोच, चौथा है मुनासिब। तो इसका सही आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 उत्कोच। उत्कोच जो है रिश्वत शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा। इसके अन्य पर्यायवाची भी देख लेते हैं, जैसे कि घूस, नॉर्मल भाषा में जिसे हम यूज़ करते हैं घूस, ये भी रिश्वत शब्द का पर्यायवाची है। साथ ही जान लेते हैं कि इस हुल्लड़ के पर्यायवाची आ जाएंगे उधम, उपद्रव, उत्पाद, धूम मचाना, ऐसे सब आ जाएंगे। हुल्लड़ करना बोलते हैं ना, ये आ जाएंगे इसके पर्यायवाची। नेक्स्ट है यहाँ पे घरनी। घरनी जो शब्द है इसके अन्य पर्यायवाची हो जाएंगे घरवाली। जो औरत शब्द होता है उसके पर्यायवाची है घरनी, स्त्री, जोरू, ये सब आ जाएंगे। उत्कोच तो हमने देख लिया अभी, रिश्वत और घूस। इसके बाद आखिरी है मुनासिब। मुनासिब के पर्यायवाची है और, जैसे कि उचित, जैसा आपको मुनासिब लगे, मतलब जैसा आपको उचित लगे, वाजिब लगे, ठीक लगे, तो ये सब आ जाएंगे इसके पर्यायवाची।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वज्र का विलोम है। पहला है कुसुम, दूसरा है करुण, तीसरा है आवज्र और चौथा है वज्रासन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुसुम। वज्र का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा कुसुम। नेक्स्ट है कि किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताज़ी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया है क्या कहलाता है। पहला है पीत पत्रकारिता, दूसरा है पेज पत्रकारिता, तीसरा है आप एड और चौथा है न्यूज पैग। तो इसका सही आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 न्यूज पैग। ये पूछा गया था आपका जो वीडियो वाला एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें 2016 में इसको पूछा गया था। ये क्वेश्चन वहाँ से उठाया गया है। नेक्स्ट है संख्येश्वर शब्द में कौन सी संधि है। पहला है वृद्धि संधि, दूसरा गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा, संख्या प्लस ऐश्वर्य, तो ये बन जाएगा संख्यैश्वर्य। तो जब हमें पता है कि आ प्लस ए मिलकर दो डंडी बना रहे हैं तो वृद्धि हो जा रही है ना, एक डंडी की क्या वृद्धि हो रही है, तो क्या आ जाएगा सीधे सीधे वृद्धि संधि यहाँ पे आ जाएगी संख्येश्वर शब्द में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कुमाऊनी लोकोक्ति और अर्थ सुमेलित नहीं है। पहला है डाड़ी के पके उतानी के खे, इसका अर्थ है अकेलापन। दूसरा है कि संग जाई हुंत संग जान ऊन, इसका अर्थ है कि अनुभव शून्यता। तीसरा है कि सासुक हाथों गुलमुल घास, इसका अर्थ है असंभव बात। चौथा है काटो को खुट लोग कपाल, इसका अर्थ दिया है कि एक साथ सारे काम करना। तो इनमें से बताना है कि किसका अर्थ सुमेलित नहीं है, सही नहीं है। तो जो पहली लोकोक्ति है इसका भी अर्थ सही दिया हुआ है, दूसरे का भी, तीसरे का भी। जो चौथा है ये जो है ये गलत दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 काठो खुट लोह कपाल। इसका मतलब होता है कि घोर परिश्रम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी महत्वपूर्ण विषय अथवा जनसाधारण के हित में किसी आदेश प्रस्ताव की सार्वजनिक सूचना को क्या कहते हैं। पहला है राजपत्र, दूसरा है अधिसूचना, तीसरा है अधिपत्र और चौथा है प्रेस विज्ञप्ति। तो इसको हम कहते हैं प्रेस विज्ञप्ति। तो आप अखबारों में भी देखते होंगे कि जब जनसाधारण मतलब आम लोगों के हित में कोई चीज़ महत्वपूर्ण विषय को बताया जाता है या आदेश प्रस्तावित है या सार्वजनिक सूचना उसकी देनी है तो उसके लिए प्रेस विज्ञप्ति एक कॉर्नर आता है, वहाँ पे दिया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से शुद्ध वाक्य है, कौन सा एक शुद्ध वाक्य है वो बताना है आपको। पहला है अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण किया, दूसरा है अधिकारियों ने कागजात का परीक्षण किया, तीसरा है अधिकारियों ने कागजात की जांच की और चौथा है अधिकारियों ने कागजात का अन्वेषण किया। तो सारे एक जैसे ही लग रहे हैं आपको, लेकिन इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अधिकारियों ने जो कागजातों की क्या की है, जांच की है, न कि परीक्षण किया, ना निरीक्षण किया, ना अन्वेषण। तो सीधे सीधे याद रखना है कि उन्होंने क्या की, इसकी जाँच की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न क्रम में से सही मेल नहीं है, तो जो सही नहीं है वो बताना है इसमें। पहला दिया है कि ग्रह का मतलब दशा और गृह का मतलब घर। दूसरा दिया है कि चिर का मतलब दिया है बहुत समय और चीर का मतलब दिया है कि वस्त्र का खंड। तीसरा है कि तरणी का अर्थ है सूर्य और तरणी का अर्थ है नाव। चौथा दिया है कि मात्र का अर्थ है केवल और मातृ का अर्थ है माता। तो अगर हम देखें तो मात्र का अर्थ केवल ही होता है और मात्र का अर्थ माता ही होता है। इसी तरीके से जब हम देखेंगे कि तरणी, तरणी मतलब सूर्य और तरणी मतलब क्या होता है, नाव होता है। ये पर्यायवाची भी हो गया इसके साथ साथ। जो चिर है बोलते हैं ना चिर काल से, मतलब बहुत लंबे समय से, और चीर बोलते हैं ना द्रौपदी का चीर होना, तो वस्त्र का खंड जो एक टुकड़ा होता है। तो ये सही है ये भी। लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे दिया है ग्रह। ग्रह हम किन्हें कहते हैं, जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं उनको कहते हैं ग्रह। तो दशा नहीं होगा यहाँ पे, ग्रह तो बिल्कुल सही दिया है, ग्रह का मतलब घर ही होता है। नेक्स्ट है अपादान कारक युक्त वाक्य है, इसमें से हमको अपादान कारक वाला वाक्य बताना है। तो पहला है महेंद्र पेड़ पर चढ़ा, तो यहाँ पे पर आ रहा है। माँ बच्चे को केला दे रही है, तो यहाँ पे देने का भाव प्रकट हो रहा है। तीसरा है रहीम घर से बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे से आ गया। चौथा है कि कमला जो है वो कलम से लिखती है, तो यहाँ पे भी से है। यहाँ से साधन का प्रयोग किया जा रहा है। तो हम जानते हैं कि अपादान कारक कहाँ पे होता है, आ से ही पता चल रहा है कि अलग करना, और ये आता है इसकी विभक्ति चिन्ह होती है से। तो रहीम जो है वो घर से अलग हो रहा है ना, बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपादान कारक। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, ये वाले जो आता है ये अपादान कारक का आ जाता है। हमें पता है कि जो कारक है वो कारक कितने होते हैं, कारक 8 होते हैं और इनकी कुछ विभक्ति चिन्ह भी होती है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, तो अपादान से यहाँ पे आ गया। और एक आया था करण से,
तो करण से जो मतलब होता है, जब ये वाला जो आ जाएगा इसका, कमला कलम से लिखती है, मतलब जब साधन का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, करण कारक आ जाएगा, करण से। और जब अपादान मतलब कुछ अलग हो रहा है, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो ये आ जाएगा अपादान कारक। फिर यहाँ पे जो माँ बच्चे को केला दे रही है, इसमें क्या आ जाएगा, संप्रदान कारक आएगा, क्योंकि देने का भाव यहाँ पे प्रकट हो रहा है। और महेंद्र पेड़ पर चढ़ा, तो पर कहाँ पे आता है हमारा, अधिकरण में पर, और संबंध हे अरे ओ। तो इस तरीके से कारक आपके सारे रिवाइज हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं। पहला है शेखर पाठक, दूसरा है रामचंद्र गुहा, तीसरा है चंडी प्रसाद भट्ट, चौथे हैं सुंदरलाल बहुगुणा। तो इनका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेखर पाठक। जो शेखर पाठक है, इनकी रचना है द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री। नेक्स्ट है, गार्डनर के द्वारा कुमाऊं तथा गढ़वाल में प्रथम राजस्व बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया। पहला है 1799, दूसरा है 1815, तीसरा है 1856 और चौथा है 1902। तो इसका सही आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, 1815। तो इस समय जो है गार्डनर द्वारा कुमाऊं और गढ़वाल में प्रथम राजस्व बंदोबस्त जो है वो लागू किया गया था। कभी कभी सीधे क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाएगा कि 1815 में कुमाऊं और गढ़वाल में प्रथम राजस्व बंदोबस्त लागू किया गया, तो किस कुमाऊं कमिश्नर ने लागू करवाया था। तो आप बताओगे ई गार्डनर। ई गार्डनर आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है सगंध फसल उत्कृष्ट केंद्र सेलाकुई, दूसरा है अरोमा पार्क काशीपुर, तीसरा है मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशाला भवाली, है चाय फैक्ट्री उधम सिंह नगर। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 4, चाय फैक्ट्री उधम सिंह नगर। बाकी ये तीनों बिल्कुल सही हैं। इनमें से जो पहला है सगंध फसल उत्कृष्ट केंद्र, ये सेलाकुई में है, एरोमा पार्क ये काशीपुर में है, मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशाला ये भवाली में है, लेकिन चाय फैक्ट्री जो है उधम सिंह नगर में नहीं है। यह जो है 4 जगहों पे बनाई गई है। पहला है, इसको याद करना है आपको, एक है नौटी, नौटी में है चाय फैक्ट्री, दूसरी है घोड़ा खाल नैनीताल में, तीसरा है कौसानी जो कि बागेश्वर में है, और चौथा है चंपावत। तो 4 आपको याद रखने हैं। कौन कौन से, एक हुआ नौटी, नौटी चाय फैक्ट्री, दूसरा चंपावत चाय फैक्ट्री, तीसरा है घोड़ा खाल चाय फैक्ट्री, घोड़ा खाल, घोड़ा खाल जो है सैनिक स्कूल भी है वहाँ पे, आपको नैनीताल में पता होगा, और चौथा है कौसानी। यहाँ पे हैं चाय फैक्ट्रियाँ, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर से सम्मानित है। पहला है पंडित नैन सिंह रावत, दूसरे हैं मेजर सुमन गवानी, तीसरे हैं जयेंद्र भट्ट और चौथे हैं गब्बर सिंह नेगी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, पंडित नैन सिंह रावत। ये जो है इनको सम्मानित किया गया है कंपेनियन ऑफ इंडिया एम्पायर से। साथ ही जान लेते हैं और के बारे में, जैसे कि मेजर सुमन गवानी, इनको जो है जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया है। और हमारे पास ये जयेंद्र भट्ट हैं, ये है SI जयेंद्र भट्ट, इनको मिला है सर्वोच्च जीवन रक्षक पदक 2015। और लास्ट जो है हमारे पास गब्बर सिंह नेगी, इनको राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी हैं और इनको मिला है विक्टोरिया क्रॉस। और आपको पता है ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो 1915 में जो है इनको मिला था विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह नेगी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इतिहासकार सुमेलित नहीं है। पहला है हरिदत्त पांडे कुमाऊं का इतिहास, दूसरा है हरिकृष्ण रतोड़ी गढ़वाल का इतिहास, तीसरे हैं शिव प्रसाद डबराल चारण उत्तराखंड का इतिहास, और चौथे हैं डॉक्टर मदन भट्ट उत्तराखंड का नवीन इतिहास। तो इन चारों में से जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 4, डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट उत्तराखंड का नवीन इतिहास। क्योंकि जो ये रचना है उत्तराखंड का नवीन इतिहास, यह लिखी गई है डॉक्टर यशवंत कटोच द्वारा। तो आपको याद रखना है कि अगर उत्तराखंड का नवीन इतिहास पूछा जाएगा तो आप बताओगे डॉक्टर यशवंत कटोच। अगर उत्तराखंड का सिर्फ इतिहास पूछा जाएगा तो आप बताओगे शिव प्रसाद डबराल चारण। साथ ही जान लेते हैं कि जो डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट है, इनकी रचना कौन सी है। तो इनकी रचना है हिमालय का इतिहास। बहुत ही कंफ्यूजिंग है ना, लेकिन आप बार बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। हिमालय का इतिहास जो है मदन चंद्र भट्ट, उत्तराखंड का नवीन इतिहास जो है ये है यशवंत कटोच, और शिव प्रसाद डबराल उत्तराखंड का इतिहास। और ये तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। गढ़वाल का रतुड़ी जो है वो कहाँ होते हैं, गढ़वाल में होते हैं। तो रतुड़ी और हरिदत्त पांडे कुमाऊं का इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। यहाँ पे नाम दिए हुए हैं और यहाँ पे इनके वैज्ञानिक नाम दिए हुए हैं, मतलब साइंटिफिक नेम जो होते हैं वो दिए गए हैं। पहला है काफल रोबस इलिप्टिकल्स, दूसरा है बुरांस रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम, तीसरा है मोनाल लोफोफोरस इम्पेजिनस, और चौथा है ब्रह्मकमल सोसोलिया अब्लिवेटा। तो इसमें से हमको ये बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा जो वैज्ञानिक नाम है वो सही नहीं दिया है। तो बुरांस को जो है रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम ही कहा जाता है।
मोनाल को जो है, मोनाल के पूछे जाने के चांसेस इस बार ज़्यादा हैं, क्योंकि जो हमारे 38वें खेल हो रहे हैं उनका शुभंकर जो है वो है मौली। तो मौली जो है वो किस पे बनाया गया है, मोनाल की थीम पे बनाया गया है। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है इसे याद कर लेना आप लोग, लोफोफोरस इम्पेजिनस। और चौथा है ब्रह्मकमल, सोसोलिया ओब्लिगेटा, बिल्कुल सही है। तो इनमें से जो गलत है वो है काफल। काफल को कहते हैं मायरिका एस्कुलेंटा। तो इसे याद रखना है आपको, MYRICK, मायरिका एस्कुलेंटा। तो इसको बिल्कुल याद कर लेना। एक और मैं आपको बता देती हूँ, एक होता है हिसार। हिसार आपने देखा होगा कि छोटे छोटे येलो कलर के जो होते हैं ना, जब जहाँ पे काफल लगे होते हैं उसी सीज़न में हिसर का पौधा भी होता है। तो इसका भी वैज्ञानिक नाम आप जान लीजिए। हिसर का वैज्ञानिक नाम होता है रोबस इलिप्टिकल्स। इसको मैंने जानबूझ के डाला है क्योंकि ये हिसर का वैज्ञानिक नाम है रोबस इलिप्टिकल्स। ये हमारे उत्तराखंड की औषधि है, वनस्पति है, इसलिए हमें इसे जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य योजना आयोग के बारे में गलत है। तो गलत बताना है यहाँ पे। पहला है कि राज्य योजना आयोग का गठन 1 अप्रैल 2001 को किया गया। दूसरा है कि राज्य योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री होते हैं। तीसरा है यह राज्य सरकार का प्रमुख थिंक टैंक है। चौथा है कि उत्तराखंड राज्य आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष सोमपाल शास्त्री थे। तो इस तरीके के क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं कई बार। उत्तराखंड राज्य योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो आप बताओगे सोमपाल शास्त्री। ये बिल्कुल सही है। यह राज्य का प्रमुख थिंक टैंक होता है। जैसे कि भारत में नीति आयोग है, उसी की तर्ज पे बनाया गया है राज्य योजना आयोग। जो दूसरा है, राज्य योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, नीति आयोग के प्रधानमंत्री होते हैं और इसके मुख्यमंत्री होते हैं, याद रखना है आपको। लेकिन जो पहला दिया हुआ है आपको कि राज्य योजना आयोग का गठन जो है वो 1 अप्रैल 2001 को हुआ, ये गलत है। ये याद करना है आपको कि इसका जो गठन है ये हुआ है 31 मार्च 2001 को। तो याद रख लेना आप लोग कि 31 मार्च 2001 को गठन हुआ है किसका, राज्य योजना आयोग का। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में पाए जाने वाले खनिजों की मात्रा के आधार पर कौन सा आरोही क्रम है, तो ये बताना है हमको। पहला है कि चांदी, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, संगमरमर। दूसरा है डोलोमाइट, लाइमस्टोन, चांदी और संगमरमर। तीसरा है कि लाइमस्टोन, डोलोमाइट, संगमरमर और चांदी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, संगमरमर और चांदी। ये सीक्वेंस जो है आपको याद कर लेना है, आरोही क्रम अगर पूछा जाएगा कि लाइमस्टोन, डोलोमाइट, संगमरमर और चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कत्यूरी अधिकारी और विभाग उनको सुमेलित करना है हमको। तो पहला दिया है प्रांतपाल, सीमा की सुरक्षा करने वाला। दूसरा है क्षेत्रपाल, कृषि की उन्नति की देखभाल करने वाला। तीसरा है दंडिक, सिपाही जो होता है। और चौथा है भोगपति, कर वसूली करने वाला अधिकारी। तो इनमें से जो ये चारों के चारों ही ऑप्शन है ना, बिल्कुल सही सुमेलित हो रखे हैं। तो प्रांतपाल जो होता है वो सीमा की सुरक्षा करने वाला होता है, और क्षेत्रपाल जो होता है ये क्या करता है, कृषि की उन्नति की देखभाल करने वाला अधिकारी था कत्यूरी शासनकाल में। ये बिल्कुल सही है। दांडिक सिपाही हुआ करता था। और जो भोगपति है वो कर की वसूली किया करता था। जितने भी टैक्स होते हैं ना, इनकी वसूली कौन करेगा, भोगपति उस टाइम पे हुआ करता था कत्यूरी शासनकाल में। इस तरीके से भी सीधे पूछ लिया जाएगा कि कत्यूरी शासनकाल में कौन सा अधिकारी है जो कर वसूली करने से संबंधित था। उसमें दिया होगा प्रांतपाल, क्षेत्रपाल, दांडिक, भोगपति, तो आप टिक करोगे भोगपति को। इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है बाउलकेगढ़ किला, गोरखा शासक। दूसरा है लाल मंडी किला, राजा कल्याणचंद। तीसरा है नैथड़ा किला, गोरखा शासक। और चौथा है खगमरा किला, राजा रुद्रचंद। तो इसमें से हमको बताना है कि कौन सा ऐसा है जो इन्होंने नहीं बनाया है। तो पहला जो बाल्कीगढ़ किला है ये गोरखा शासकों ने ही बनाया है, बिल्कुल सही है। लाल मंडी किला जो है राजा कल्याण चंद्र द्वारा ही बनाया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है नैथड़ा का किला, ये गोरखा शासकों द्वारा ही बनाया गया है। तो ये तीनों बिल्कुल सही हैं। जो इनमें से गलत है वो है ऑप्शन नंबर 4, खगमरा का किला, राजा रुद्रचंद। राजा रुद्रचंद ने नहीं बल्कि राजा भीष्मचंद ने बनाया है। भीष्मचंद ने बनाया है आपका खगमरा का किला। और अगर रुद्रचंद का पूछा जाएगा तो आप बताओगे मल्ला महल। मल्ला महल जो है किसने बनाया है, तो ये बनाया है रुद्रचंद ने। और खगमरा का किला बनाया है भीष्मचंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला है लाखुक उडियार की खोज सन 1968 में डॉक्टर MP जोशी ने की। दूसरा है हेनवुड ने 856 ईस्वी में देवीधुरा चंपावत में महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज की। तीसरा है रिबेट कार्नाक ने सन 1877 में महाश्म संस्कृति की खोज की। और चौथा है कि फड़कानौली की खोज सन 1985 में जेम्स प्रिंसेप ने की।
तो हमने कई बार पढ़ा है कि जो फड़का-नौली है इसकी खोज किसने करी है, तो इसकी खोज सीधे-सीधे हमें पता है कि डॉक्टर यशोधर मटवाल ने की है। और कब की, तो 1985 में की। ईयर तो बिल्कुल सही दिया है, लेकिन जेम्स प्रिसेप ने नहीं, बल्कि किसने की है, यशोधर मटवाल ने की। तो यही हो जाएगा इसका सही आंसर। बाकी ये तीनों बिल्कुल सही हैं। लाखों उड़ियार की खोज किसने की है, तो 1968 में MP जोशी ने की है। जो हेनवुड है, इन्होंने देवीधुरा चंपावत है वहाँ पे महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज की है। और जो यहाँ पे थर्ड है रिबर्ट कॉर्नॉक, इन्होंने 1877 ईस्वी में महाश्म संस्कृति की खोज कहाँ पे की है, द्वाराहाट में। द्वाराहाट कहाँ पे है, अल्मोड़ा है। यहाँ पे चंद्रेश्वर मंदिर जो है उसकी खोज किसने की है, रिबर्ट कॉर्नॉक ने। कभी कभी डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है रीजनिंग का क्वेश्चन। मैं पूर्व की ओर हूँ, मैं घड़ी की सुइयों के घूमने की दिशा में 100 डिग्री घूमता हूँ और तब घड़ियों के घूमने की विपरीत दिशा में 145 डिग्री घूमता हूँ। अब मैं किस दिशा की ओर हूँ, तो बना लेते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, हमें पता ही है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। कह रहा है कि मैं पूर्व की ओर खड़ा हूँ, यहाँ पे पूर्व में ही ये खड़ा है और यहाँ से ये क्या कर रहा है, पूर्व से जो है 100 डिग्री घूमता है। तो हमें पता है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ तक आ रहा होगा, तो 100 डिग्री ये घूमा घड़ी की घूमने की दिशा में। तो घड़ी जो है इसी दिशा में तो घूमती है, नीचे की तरफ। अब कह रहा है कि यहाँ से मैं घड़ी के विपरीत दिशा में, अब घड़ी के विपरीत दिशा ये वाली दिशा हो जाएगी और यहाँ से 145 डिग्री घूमता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तो ये 100 डिग्री हो गया और जब ये 90 डिग्री है तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ लेकर ये कितना घूमा, 145 डिग्री घूमा उल्टी दिशा में। तो अब पूछ रहा है कि वो कौन सी दिशा में है, तो ये उत्तर है और ये पूरब है। तो ये किस दिशा में आ गया, सीधे सीधे उत्तर पूर्व। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आ जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 318, 368, 345, 395, 372, 422 क्वेश्चन मार्क और 449 प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, पूछ रहा है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 318 से लेके 368 में जाएंगे तो कितना आ जाएगा, -50 आ जाएगा। और जब आप इसको 368 से लेके 345 में जाओगे तो कितना आ जाएगा, -23 आ जाएगा। फिर सेम यहाँ से यहाँ जाओगे तो यहाँ पे -50 आ जाएगा। फिर यहाँ जाओगे तो -23 आ जाएगा। फिर इधर जाओगे तो -50 आ जाएगा। तो हमें दिख रहा है कि -50 और -23 वाली सीरीज़ चल रही है। तो यहाँ पे कितना हुआ, -50 हुआ। तो जब हम 422 में -23 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सीधे सीधे आंसर आ जाएगा 399 जब इसको माइनस करेंगे हम। तो ये ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में है 399। तो ये आ जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 10 विद्यार्थियों का समूह आपस में हाथ मिलाता है तो हाथ मिलाने की कुल संख्या क्या होगी। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है n × n-1/2। तो n यहाँ पे क्या है, n मतलब जितने विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। तो हम सीधे रख लेंगे 10 इंटू का दे रहा है कि n मतलब ये जो 10 है -1/2 आ जाएगा हमारे पास। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 × 9/2 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90/2। और जब हम 90/2 करेंगे, 2 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा 45। 45 दूने 90 होता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा हमारे पास 45 टाइम्स जो है एक दूसरे से ये हाथ मिलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौजन्या 9 दिन पहले फिल्म देखने गई। वह केवल बृहस्पतिवार को ही फिल्म देखने जाती है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। जो सौजन्या है वो 9 दिन पहले फिल्म देखने गई, तो उस दिन क्या था, उस दिन बृहस्पतिवार था, क्योंकि ये क्या करती है, सिर्फ बृहस्पतिवार को ही फिल्म देखने जाती है। तो उस दिन बृहस्पतिवार था। और सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 9 से इस 7 को क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। जब हम इसको भाग देंगे 7 को 9 से, तो 7 एकम 7, 8 9, 2 जो है शेषफल बच जाता है। तो ये जो 2 है ना, ये शेषफल बच गया। तो इस शेषफल को हम क्या करेंगे, इस बृहस्पतिवार में जोड़ देंगे। तो बृहस्पतिवार के बाद 2 दिन और क्या होते हैं, शुक्रवार और शनिवार। तो सीधे सीधे इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास शनिवार जो है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 39 छात्रों के भार का औसत 40 किलोग्राम है। यदि उनके अध्यापक के भार को भी सम्मिलित किया जाए तो औसत भार 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो हमें अध्यापक का भार निकालना है।
तो इसको सॉल्व कर लेते हैं कि छात्रों का जो औसत भार है वो 40 किलोग्राम है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे कुल भार निकालना है। तो कुल भार निकालने के लिए क्या करेंगे कि 39 इंटू का 40 कर लेंगे। तो ये सीधे सीधे हमारे पास जब हम इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 का 0 आ जाएगा, 9 को 36, 3 हाथ से लगे, 4 तिया 12, 13 14 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 1560 आ जाएगा हमारे पास कुल जो है छात्रों का भार जो है। अब निकालना है हमको जो अध्यापक है उसका औसत भार। तो अध्यापक का औसत भार हमको दिया है 8 ग्राम, तो यहाँ पे केजी में दिया हुआ है, तो 8 ग्राम को क्या करेंगे, पहले किलोग्राम में बदलेंगे। हमें पता है कि 1 केजी बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो इसको जब हम 1000 से क्या कर लेंगे, सीधे सीधे डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास ये 0 से 0 कटा, ये 0 से 0 कटा, तो कितना आ जाएगा, 8/10 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.8 केजी। तो 0.8 केजी जो है ये आ जाएगा अध्यापक का औसत भार। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 1560 क्या आया था, इसका सीधे सीधे कुल भार आया था। फिर आगे इसको करते हैं, जब हम आगे छात्र और अध्यापक का औसत भार निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, छात्रों का औसत भार है 40 किलोग्राम और अध्यापक का कितना है, उस अध्यापक का है 8 केजी। तो कितना आ जाएगा, ये सीधे सीधे 48, तो ये सीधे सीधे हमारे पास आ जाएगा 40.8 किलोग्राम जो है हमारे पास औसत भार आ जाएगा छात्र और अध्यापक का मिला के। इसके बाद जो है हम इनका क्या करेंगे, कुल भार निकालेंगे। तो कुल भार निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो छात्र और अध्यापक है कितना हो गया, 39 तो छात्र थे प्लस 1 अध्यापक, तो टोटल लोग कितने हो गए, 40। टोटल लोग हो गए हमारे पास 40 और इनका जो कुल भार है वो कितना है, वो है हमारे पास 40.8 किलोग्राम। तो सीधे सीधे इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर सीधे सीधे आ जाएगा यहाँ पे 1632। आप इसको सॉल्व कर लेना। और हमारे पास जो अध्यापक का भार है वो हमें निकालना है कि अध्यापक का भार कितना होगा। तो हमें छात्रों का कुल भार और छात्र प्लस अध्यापक का कुल भार पता चल गया है, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इसको माइनस कर लेंगे। जो अध्यापक प्लस छात्र है उसका कुल भार कितना आया था हमारे पास, 1632 आया था, उसमें से माइनस कर लेंगे 1560 को। ये जो है ये वाला जो है ये आया है छात्र प्लस अध्यापकों का, ये वाला जो है ये है सिर्फ छात्रों का। तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो सीधे सीधे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 72। तो 72 हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन है 2024 का साहित्य का नोबेल किसे दिया गया है। पहला है हान कांग, दूसरा है निहोन हिंडाल्को, तीसरा है डेविड बेकर, चौथा है डेमिस हस्बिस। तो इसका सही आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। जो साहित्य का नोबेल है वो दिया गया है हांग कांग को। हांग कांग को साहित्य का नोबेल दिया गया। हांग कांग जाके साहित्य पढ़ेंगे, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, शॉर्टकट ट्रिक। और जो निहोन हिंडाल्को है ये जापानीज एक संस्था है, इसको मिला है शांति का नोबेल, तो ये भी आपको याद रखना है। शांति का नोबेल जो है वो मिला है किसको, निहोन हिंडाल्को संस्था जापान की। जो डेविस बेकर और डेविस हस्बिस है और साथ साथ इनके साथ और एक और है जॉन एम जम्पर, इन तीनों को मिला है रसायन मतलब कि केमिस्ट्री का जो नोबेल है वो मिला है इन तीनों को। तो आपको याद रखना है। आप अभी होमवर्क में करोगे जो 2024 का नोबेल है वो किस किस को दिया गया है और किस क्षेत्र में क्या उन्होंने कार्य किया उसके लिए मिला है, ये आप अभी करोगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है बचा हुआ है, इस लास्ट को इस वीडियो खत्म होने के बाद आपका यही होमवर्क है कि नोबेल प्राइज़ वाला आप कंप्लीट करोगे अभी के अभी। और आप साथ में मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ये नोबेल जो प्राइज़ है ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन, जिसे कि हम FRBM एक्ट भी कहते हैं, FRBM के बारे में हमको कौन सा इसके बारे में सही नहीं है। पहला है कि इसकी स्थापना वर्ष 2003 में की गई, दूसरा है कि इसका लक्ष्य वर्ष 2024-25 तक सामान्य सरकारी ऋण को सकल घरेलू उत्पाद के 60% तक सीमित करना था, और तीसरा है कि राजकोषीय नीति को RBI निर्धारित करता है। तो इसमें से जो पहला है ये बिल्कुल सही है, इसकी जो स्थापना है 2003 में ही की गई थी FRBM जो हमारे पास है। और जो दूसरा है इसका लक्ष्य जो है वर्ष 2024-25 तक जो है सरकारी ऋण को घरेलू उत्पाद में 60% सीमित करना, ये भी बिल्कुल सही है। और जो तीसरा है कि राजकोषीय नीति को RBI निर्धारित करता है, तो ये बिल्कुल गलत है। RBI नहीं, राजकोषीय नीति को निर्धारित करता है वित्त मंत्रालय। जैसे याद रखना आपको कि राजकोषीय नीति कौन निर्धारित करेगा, तो ये करेगा वित्त मंत्रालय। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज मेरी आवाज़ की वजह से अगर आप लोग को प्रॉब्लम हो रही होगी तो उसके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। बहुत मुश्किल से वीडियो बनाया है रुक कर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।